हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिविल नगरी किसान लैंड प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। साथियों, जो आज का पहला प्रश्न है 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है, क्योंकि यह तिथि संबंधित है इससे भारत छोड़े आंदोलन से। सेकंड ऑप्शन है बंगाल विभाजन से। थर्ड ऑप्शन है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। ठीक। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? किसकी बात की जा रही है? 6 अप्रैल 1930 की तिथि की बात की जा रही है। इससे संबंधित आपको बताना है। ऑप्शन है पहला भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है बंगाल विभाजन, तीसरा ऑप्शन है जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। पहले कुछ अन्य ऑप्शन की ओर देख लेते हैं, वो क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में आरंभ हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919। जब 6 अप्रैल 1930 की बात की जा रही है तो ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ठीक। दांडी यात्रा प्रारंभ कब हुई थी? प्रारंभ हुई थी आपकी 12 मार्च 1930। ठीक। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये आपके साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? कांची के कैलाशनाथ टेम्पल की बात की जा रही है, किस शैली में बना है? इन विच स्टाइल इज द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची बिल्ट? पहला ऑप्शन है आपका राज सिंह शैली, दूसरा ऑप्शन है मामल्य शैली, तीसरा ऑप्शन है महेंद्र शैली, तो चौथा ऑप्शन है नंदीवर्मन शैली। ठीक। आपको बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। किसकी बात की जा रही है? कांची के कैलाशनाथ टेम्पल की बात की जा रही है, किस शैली में बना है? ऑप्शन नंबर ए है राज सिंह शैली, ऑप्शन नंबर बी है मामल्य शैली, ऑप्शन नंबर सी है महेंद्र शैली और ऑप्शन नंबर डी है नंदीवर्मन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मामल्य शैली जो नरसिंह वर्मन प्रथम से संबंधित नरसिंह वर्मन प्रथम से संबंधित। ठीक। जबकि राज सिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये चारों क्या है? पल्लवकालीन शैलियां हैं। पल्लवकालीन शैलियां हैं। पल्लवकालीन शैलियां हैं। पल्लवकालीन शैलियां हैं। ठीक। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? राज सिंह शैली। ठीक है। मामल्य शैली नरसिंह वर्मन प्रथम से संबंधित है। महेंद्र शैली महेंद्र वर्मन से संबंधित है। लेकिन ये पहली शैली मानी जाती है, फर्स्ट मानी जाती है। यहाँ पर कांची का कैलाशनाथ मंदिर और समुद्र तटीय जो मंदिर जिन्हें शोर टेम्पल कहा जाता है वो भी इसी शैली से संबंधित है। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है?
Adobe Photoshop is an example of which type of general purpose application सॉफ्टवेयर? पहला है ग्राफिक सॉफ्टवेयर, दूसरा है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और तीसरा है वेब सीरीज सॉफ्टवेयर और चौथा है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। आपको बताना है एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, जो अगला क्वेश्चन है वो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की बात कर रहा है। कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? पहला है 11 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा है 12 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा है 13 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की बात कर रहे हैं। इसी राज्य पुनर्गठन के लिए ही 7वां संविधान संशोधन अधिनियम भी लाया गया था। 1956 में ही। ठीक, कितने राज्य गठित किए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अगला देखते हैं साथियों। जो अगला क्वेश्चन है वो है मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कब की थी? यानी कि डायरेक्ट एक्शन की बात कर रहा है। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कब की थी? ये बात क्यों की जा रही है कि ये एक्शन कब होगा? जब पाकिस्तान के गठन की जो मांग है अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा नहीं स्वीकार की जाती, तब मुस्लिम लीग जो है तो डायरेक्ट एक्शन की बात करती है। तो कब करती है? डेट है 22 जून 1946, सेकंड है 16 अगस्त 1946 और थर्ड है 22 अक्टूबर 1946 और चौथा ऑप्शन है 22 अगस्त 1946। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा घोषित की गई थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस भी मनाती है, मुक्ति दिवस भी मनाती है, मुक्ति दिवस भी मनाती है 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मनाया जाता है? कांग्रेस जो मंत्रिमंडल था उसको जब त्याग पत्र दिया था। ठीक, त्याग पत्र था, त्याग पत्र। हमने किसकी बात की? सीधी कार्यवाही दिवस कब? 16 अगस्त 1946। दूसरा है मुक्ति दिवस जो कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में किसी राज्य को भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता? इसकी बात की जा रही है, स्वीकार नहीं किया जाता। कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो इनमें से स्वीकार नहीं किया जाता? पहला है पहाड़ी व कठिन भूभाग, दूसरा है कम जनसंख्या घनत्व और तीसरा है अनुसूचित जाति जनजाति की बड़ी आबादी और चौथा ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान यानी बॉर्डर की बात की जा रही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, पहला ऑप्शन है पहाड़ी व कठिन भूभाग, दूसरा है कम जनसंख्या घनत्व और तीसरा है अनुसूचित जाति जनजाति की बड़ी आबादी। आपको चौथा ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान यानी बॉर्डर की बात की जा रही है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें पैरामीटर स्वीकार नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा इसमें? अनुसूचित जाति और जनजाति की जो बड़ी आबादी है उस विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए स्वीकार नहीं है। किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए स्वीकार नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा
वर्ष 2024-25 के लिए 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों यानी पार्लियामेंट कमेटी की बात की जा रही है कि अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग गलत है। ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन है लोक लेखा समिति केसी वेणुगोपाल, प्राकलन समिति बैजंत पांडा, तीसरा है एससी एसटी कल्याण समिति फग्गन सिंह कुलस्ते और चौथा है ओबीसी वर्ग की बात की जा रही है अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति गणेश सिंह। आपको बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति ये सही है। सूचित जाति जनजाति कल्याण समिति फग्गन सिंह कुलस्ते ये भी सही है और जो चौथा है अन्य पिछड़ा वर्ग ये भी सही है। आपको बताना है इसमें गलत क्या है। प्राकलन समिति जो है तो बी नंबर जो है ये गलत क्योंकि ये संजय शुक्ला से संबंधित। सॉरी संजय जायसवाल। ठीक, इनकरेक्ट क्या है, प्राकलन समिति बैजंत पांडा नहीं है, संजय जायसवाल जी है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति फग्गन सिंह कुलस्ते सही है और ऑप्शन नंबर डी अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति गणेश सिंह ये भी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों जो अगला क्वेश्चन है 2023 में हांगझो यानी चीन में हुए एशियाई खेल की बात की जा रही है। एशियाई खेल में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो एथलीट का पेयर है वो गलत है। आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें भी। एशियाई खेल की बात की जा रही है जो चीन में हुए 2023 में उसकी बात की जा रही है। आपको बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट ये पेयर है, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है आपको ये बताना है। पहला है तेजिंदर पाल सिंह तूर 60 फुट मेल, दूसरा है अविनाश सांबले 3000 मीटर की स्टीपल चेज, तीसरा है पारुल चौधरी और चौथा है अनु रानी 100 मीटर की स्प्रिंट। क्या है इसमें आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा पेयर होगा। इसका इनकरेक्ट पेयर क्या होगा, इसका जो इनकरेक्ट पेयर होगा ये तीनों सही है। इसका इनकरेक्ट पेयर क्या होगा, अनु रानी जो कि भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, भाला फेंक से संबंधित भाला फेंक से। अगला देखते हैं। साथियों जो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग इनकरेक्ट है। यहाँ भी इनकरेक्ट है बताना है गलत। ठीक है, कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है उसमें से कौन इन ऑप्शन में से कौन सा युग जो है तो गलत है वो आपको चूज करना है। पहला है रूस के साथ भारत का जो अभ्यास होता है उसका नाम इंद्र, दूसरा है किर्गिस्तान खंजर, तीसरा है सेशल्स के साथ नैमेतिये और चौथा है थाईलैंड के साथ युद्धाभ्यास। ये तीनों तो सही है आपके, सही है क्योंकि थाईलैंड वाला जो है तो युद्ध अभ्यास ही गलत। किसके साथ है ये, हम भारत और यूएसए के बीच है, इंडिया और यूएसए के बीच है। ठीक है, युद्ध अभ्यास। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों जो अगला क्वेश्चन है वो है किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। ठीक है, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी है तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है ऐतरेय उपनिषद और ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नोपनिषद। आपको बताना है कि जो संवाद है कहाँ मिलता है, किस उपनिषद में मिलता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बृहदारण्यक उपनिषद में होगा जो कि बड़ा सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन माना जाता है।
सबसे बड़ा प्लस प्राचीन परिषद है। ठीक, शुक्ल यजुर्वेद का पाठ है ये, शुक्ल यजुर्वेद का पाठ है, शुक्ल यजुर्वेद का पाठ है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद का पाठ है, तैत्तिरीय भी यजुर्वेद का ही पाठ। ठीक है, और इसमें क्या मिलता है बृहदारण्यकोश में? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात की गई है? 338 की बात की जा रही है। पहला है राष्ट्रीय महिला आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और चौथा है राष्ट्रीय एससी आयोग। इसकी बात की जा रही है, आर्टिकल 338 की बात की जा रही है। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट, कौन सा इसमें सही है? 338 से संबंधित है, आपको बताना है 338 से रिलेटेड कौन सा आयोग होगा। ठीक है, महिला आयोग ये वैधानिक निकाय है, मानवाधिकार आयोग ये भी वैधानिक निकाय है, अल्पसंख्यक ये भी वैधानिक आयोग है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, ये आपका 1993 में बना मानवाधिकार आयोग एक्ट के तहत। राष्ट्रीय महिला आयोग ये 1992 में बना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक भी 1992 में बना, जबकि एक्ट इसका जो है तो 1990 का है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 65वें संविधान संशोधन के द्वारा बना, संवैधानिक दर्जा दिया गया 1990 में, जबकि 2004 में इसको अलग किया गया SC ST के साथ। SC के लिए अलग बनाया गया और ST के लिए अलग बनाया गया। 2004 में क्या किया गया? अलग अलग बनाया गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, जो अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त इनमें से कौन सा है? पहला है महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी, दूसरा है महिलाओं के विवाह संबंधी खर्च और तीसरा है महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण और चौथा है आपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं के अधिकार। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उद्देश्य की बात की जा रही है, आर्थिक स्वावलंबन तो ठीक है ही, इसके अतिरिक्त आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त इनमें से कौन सा ऑप्शन लाडली बहना का उद्देश्य है? आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है। लाडली बहना की बात कर लेते हैं, कब प्रारंभ हुई है? कब हुई? मार्च 2023 को, 5 मार्च 2023 को। पहले 1000 रुपए दिया जाता था, फिर 1250 किया गया, 1500। प्रेजेंट में कितना दिया जा रहा है? 1500। ठीक है, लाडली बहना योजना हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 30/4/1977 से 23/6/1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल इनमें से कौन थे राज्यपाल? पहले राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है। फर्स्ट राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा 1977 में। कुल कितने लग चुके हैं? कुल 3 लग चुके हैं। कौन थे इसमें? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद शफीक कुरैशी, ऑप्शन नंबर बी है सत्यनारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है भाई महावीर, ऑप्शन नंबर डी है BD शर्मा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? पहला राष्ट्रपति शासन किसके कार्यकाल में लागू किया गया? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, 1977 की बात की जा रही है। भाई महावीर
छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय थे। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ इन्हीं के समय हुआ था, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ 2000 के टाइम में, ठीक। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? सत्यनारायण सिन्हा होगा। पहला राजपूत शासन लगा था 1977 में। कुल 3 लग चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा? सबसे छोटा कार्यकाल पूछा जा रहा है आपसे। आपको बताना है पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर बी है हरिविनायक और पाटस्कर। ऑप्शन नंबर सी है क्या संबली चिंगल राय रेड्डी। और ऑप्शन नंबर डी है सत्यनारायण सिन्हा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सबसे छोटा राज्यपाल, सबसे बड़ा पूछता तो हरिविनायक पाटस्कर, सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक। सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? पट्टाभी सीतारमैया, जबकि सबसे ये पहले राज्यपाल भी है, फर्स्ट राज्यपाल मध्य प्रदेश के। पट्टाभी सीतारमैया का सबसे छोटा कार्यकाल है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है सर्वाधिक थी? इसकी बात की जा रही है, सौर ऊर्जा की बात की जा रही है। कब बात की जा रही है? मार्च 2023 तक की बात की जा रही है। स्थापित जो क्षमता है सर्वाधिक किस स्टेट में थी? किसकी? सोलार एनर्जी की, सौर ऊर्जा की, ठीक है। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। गुजरात जो है तो करंट में पवन ऊर्जा में है, पवन ऊर्जा में गुजरात, जबकि सोलार एनर्जी की बात की जा रही है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान होगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सोलार एनर्जी के मामले में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों जो अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 में, यानी एक दशक की बात की जा रही है, किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर, किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही? तो बताना है जनसंख्या वृद्धि दर एक दशक में किस राज्य की सर्वाधिक रही, किस टाइम पीरियड क्या है? 2001 से 2011 के बीच। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है बिहार। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है क्या होगा। अगर आबादी की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है। बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में है, जनसंख्या घनत्व के मामले में है। अगर हम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो मेघालय जो है तो पहले नंबर पर है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की जो स्थापित क्षमता है सर्वाधिक थी? इसकी थी। आपके ऑप्शन है काकरापार, ऑप्शन नंबर बी है कैगा, ऑप्शन नंबर सी है कलपक्कम, ऑप्शन नंबर डी है कुडनकुलम। आपको बताना है 2024 में परमाणु ऊर्जा के मामले में स्थापित क्षमता सर्वाधिक किसके पास थी? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन जो होगा तो कुडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में है। ये किसकी सहायता से बना? रूस की सहायता से बना। कलपक्कम भी कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। और काकरा पार कहाँ है? आपके गुजरात में है, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन एंड होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। एक इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा जिस पे हम 2025 के ही अगले जो बचे हुए क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।